नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने एक न्यूज़ खबर सुनी होगी कि जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, उनको यहां पर फाइनली बेल दे दिया गया है। काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था जिसको लेकर मीडिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही थी। लेकिन हमारा इस वीडियो के अंदर जो मेन मकसद है वो ये है कि लीगल टर्म्स में चीज़ों को समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब यह है कि आर्यन खान की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये रिप्रेजेंट किए जा रहे थे बाई फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के द्वारा। तो उनका यहां पर क्या कहना था, उन्होंने यहां पर आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा मतलब कि जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो एक प्रकार से वॉयलेशन कर रही थी ऑफ आर्टिकल 22। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी कि क्या वो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपने लगातार पिछले कुछ दिनों से एक टर्म सुना होगा, दैट इज कि जो बेल है, बेल इज अ रूल बट जो जेल होती है वो एक्सेप्शनल होता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये कहां से आया, वो सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com जाइए। वहां पर सारी चीजें, सारे कोर्सेज आपको काफी कम दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा आपको पता होगा, मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया था कि ये पूरा जो क्रूज शिप ड्रग केस वाला मामला है वो क्या था, और यहां पर जो सुनवाई हो रही थी वो हो रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। और वहां पर आप देखिए जो जस्टिस NW संबरे हैं, उनके द्वारा यहां पर जो आर्यन खान है और उनके जो दो दोस्त हैं अरबाज मर्चेंट और मुनुम दमेचा, इन लोगों को यहां पर फाइनली जो बेल है वो दे दिया गया। लेकिन बेल का मतलब ये नहीं कि तुरंत जेल से रिलीज कर दिया जाता है। यहां पर जो पूरा डिटेल ऑर्डर आता है, डॉक्यूमेंट आता है, उसके बाद तो मोस्ट प्रोबेबली आज जो है उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अगर मैं इसकी थोड़ी पूरी कहानी सुनाऊं आपको, मतलब जल्दी से एक बार रिवाइंड करा दूं, तो याद होगा अक्टूबर 2 को यहां पर जो क्रूज शिप था जो गोवा जा रहा था मुंबई से, वहां पर इसका रेड किया गया। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया जाता है और 7 अक्टूबर तक यहां पर उनकी जो कस्टडी है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है कोर्ट को कि आप हमें अभी भी इनकी जो कस्टडी है वो रखने दीजिए। उसको कहते हैं पुलिस कस्टडी। मतलब आपने देखा होगा ना, जो थाना वगैरह होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वहीं पर उनको रखा जाए। इससे होगा क्या कि जो पुलिस है वो अच्छे से कार्रवाई कर पाएगी, पूछताछ कर पाएगी। लेकिन यहां पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम फर्दर पुलिस कस्टडी एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन हां, जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया 14 दिन के लिए। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, मतलब कि जो पर्सन है, मतलब इस केस में आर्यन खान, उनको जेल जाना होगा, जो प्रॉपर जेल होता है ना, वहां पर भेज दिया जाता है। फिर उस समय क्या होता है कि जो पुलिस है वो उतने अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाती। मतलब जो फ्रीडम होता है ना पुलिस के पास पहले, मतलब कि एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन के अंदर अगर कोई पर्सन होगा तो उससे पूछताछ करना कुछ भी कभी भी कर सकती है पुलिस। लेकिन जेल के टर्म में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं पुलिस को भी। तो ये आपका जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया, मतलब जेल के अंदर भेज दिया गया। इसके अलावा जो लॉयर्स थे फिर वो चले गए मुंबई के स्पेशल कोर्ट के अंदर। आपको पता होगा जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है, NDPS एक्ट जिसको कहते हैं, 1985 में आया था राजीव गांधी जी के समय। तो उस समय उसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया था कि एक स्पेशल कोर्ट भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो वो स्पेशल कोर्ट यहां पर जो लॉयर्स हैं आर्यन खान के और बाकी लोगों के, वो वहां पर चले गए। रिक्वेस्ट किया गया कि उनको बेल दे दिया जाए, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया। फाइनली यहां पर जो लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लोग बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए बेल के लिए। फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे पिछले 3 दिनों से इसकी सुनवाई हो रही थी, 26 अक्टूबर, 27, फिर 28 अक्टूबर को, मतलब कल ही यहां पर यह पूरा बेल अनाउंस किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आर्यन खान हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था बाय सीनियर एडवोकेट जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जो देश के सबसे हाईएस्ट कहते हैं ना, जो वकील एक प्रकार से, तो मुकुल रोहतगी, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्यन खान को। इसके अलावा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, NCB, मतलब सरकार की तरफ से वो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के द्वारा, ठीक है। और बाकी भी यहां पर जो सीनियर एडवोकेट हैं, अमित देसाई, वो अरबाज मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अली खासिफ खान, वो यहां पर जो मुनमुन दमेचा है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये अलग अलग वकील है। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि यहां पर जब हम थोड़ा इसके बारे में समझेंगे तो उनका नाम यहां पर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो मुकुल रोहतगी हैं, वो उनका क्या दलील था, मतलब कि वो क्या कह रहे थे आर्यन खान को लेकर कि उनको बेल क्यों मिलना चाहिए। सबसे पहले मुकुल रोहतगी ने यहां पर यह कहा कि एक प्रकार से जो हमारा संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 22 है, उसका वॉयलेशन हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 22 क्या है। यहां पर आप देखोगे, इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कि पुलिस यहां पर आकर आपको अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। मतलब कि आपको बताना होगा, आप किसी भी पर्सन को बिना बताए कि किस वजह से आप अरेस्ट कर रहे हो, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर कुछ हद तक जो पर्सन होता है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, और ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए यहां पर जो मुकुल रोहतगी थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 22 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि
यहां पर आर्यन खान को यह नहीं बताया जा रहा है कि किस ग्राउंड के बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है। अगर बताया भी जा रहा है, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह कह रही है कि आपके पास पोसेशन हो सकता था ड्रग्स का, आप ड्रग्स ले सकते थे, तो ये एक प्रकार से जो मुकुल रोहतगी हैं उनका कहना था कि एक ख्याली पुलाव टाइप का है, मतलब कि ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, अभी भी शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन हाँ उनके जो फ्रेंड वगैरह थे उनके पास वो ड्रग आया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक पर्सन का नाम आ रहा है, दैट इज अचित कुमार। तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि अचित कुमार को जो बताया जा रहा है कि वो एक प्रकार का ड्रग पेडलर है, मतलब कि यहां पर ड्रग्स वगैरह सप्लाई वगैरह करता होगा, तो उसके पास जो ड्रग पाया गया इट इज जस्ट 2.4 ग्राम्स। अब जो डीलर होता है उसके पास इतनी कम क्वांटिटी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो एक प्रकार से यहां पर रिलेट करना कि जो आर्यन खान है ही हैज कनेक्शन विद अचित कुमार, और उससे लिंक करना कि आर्यन खान यहां पर ड्रग्स ले सकते थे, कर सकते थे, तो यह गलत हो जाएगा और इसी की वजह से यहां पर आर्यन खान को जो बेल है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, एक तो तर्क यह दिया गया मुकुल रोहतगी के द्वारा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट की काफी चर्चा हुई थी। देखिए यहां पर व्हाट्सएप चैट बेसिकली क्या है ना, जो एनसीबी है उनकी तरफ से यह बोला जा रहा था कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्यन खान जो है वो यहां पर ड्रग्स वगैरह पहले लेते होंगे, बड़ी क्वांटिटी में लेते होंगे, उसकी सप्लाई वगैरह भी कुछ उसके अंदर वो शामिल होंगे, ऐसा यहां पर एनसीबी कह रही थी। लेकिन यहां पर मुकुल रोहतगी का यह कहना था कि देखिए यहां पर व्हाट्सएप चैट जो भी बताया जा रहा है, जो भी रिकवर हुआ है, उसमें कहीं पर भी क्रूज पार्टी का नाम भी नहीं है। व्हाट्सएप मैसेजेस, और साथ में यह भी कहना था कि व्हाट्सएप मैसेज का कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, मतलब कोर्ट के अंदर आप उसको शामिल नहीं कर सकते। यही चीज मैं आपको बता दूं, जो अमित देसाई हैं जो अरबाज मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके जो अरबाज मर्चेंट के लॉयर थे, उनका यह कहना था कि देखिए पंजाब यानी हरियाणा हाई कोर्ट और साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ने यहां पर पहले अपना डिसीजन लिया हुआ है और कहा है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो इनएडमिसिबल है, मतलब कोर्ट के अंदर आप उसको प्रूफ के तौर पर शामिल नहीं कर सकते। ओनली थिंग दे आर यूजिंग टू कीपिंग अस इन कस्टडी इज व्हाट्सएप चैट। मतलब कि यहां पर यही कहना था कि जिस प्रकार से एनसीबी कह रही है कि व्हाट्सएप चैट के अंदर ये ऐसी चीजें लिखी गई हैं, वैसी चीजें लिखी गई हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उस व्हाट्सएप चैट में क्रूज पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही है। दूसरा, यहां पर उसको आप एडमिसिबल नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, ये पूरी तरह से गलत है। और साथ ही साथ एक और चीज इसके अंदर आया, उसमें बताया गया कि जो डिवाइसेस एनसीबी बता रही है, जो मोबाइल वगैरह फोन्स वगैरह होंगे, उसका कोई पंचनामा नहीं हुआ है। अब पंचनामा क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज कहीं पर रेड पड़ा तो वहां पर कुछ भी जो पाया जाता है वो उसको एविडेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हो, लेकिन एविडेंस के तौर पर तभी यूज कर सकते हो जब उसका पंचनामा होगा, मतलब उसको लीगल बेसिस करार दे दो। कोई मोबाइल मिला तो आप उसको पंचनामा कराना होगा, मतलब फिर आप उसको कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब प्रेजेंट कर सकते हो, फिर जो जज हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो मुकुल रोहतगी हैं और जो यहाँ पर अमित देसाई जो वकील हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि देखिए यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस की बात कही जा रही है उसका पंचनामा नहीं हुआ है, मतलब हम इन डिवाइसेस को भरोसा नहीं कर सकते। और बार बार यही कहा जा रहा था कि स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड है और इसकी वजह से इन सभी लोगों को यहां पर बेल मिल जानी चाहिए, ऐसा उनके द्वारा तर्क दिया जा रहा था। साथ ही साथ यहां पर वकीलों ने यह भी चीज कहा कि जो एनसीबी है वो रिलाई कर रही है वॉलंटरी स्टेटमेंट पर। मतलब आपने सुना होगा ना, कुछ और भी केस चल रहा है कि यहां पर गवाह है, कोई देखा गया होगा, तो वॉलंटरी बेसिस पर कोई भी आकर स्टेटमेंट दे दे रहा है और इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो भी जो प्रूफ है वो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा ऑलरेडी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह केस के अंदर बोला था। बट आई होप कि आपको अभी तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो वकील हैं आर्यन खान के और बाकी के, वो क्या कहना चाह रहे थे। उनका यही कहना था कि देखिए आपको बेल देना ही चाहिए, आप इस तरह से जेल में बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई प्रॉपर आपके पास सबूत या इस तरह की चीजें आप दिखा नहीं पा रहे हो। जहां तक एनसीबी की बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनकी तरफ से रिप्रेजेंट हो रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह। उनका यह कहना था कि व्हाट्सएप चैट के अंदर क्लियर रेफरेंस लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रेफरेंस टू बल्क क्वांटिटी, मतलब कि यहां पर जो क्वांटिटी की बात कही जा रही है ना, वो व्हाट्सएप चैट के अंदर लिखा हुआ है कि इतना बड़ा क्वांटिटी होगा, लेकिन एक्चुअल में आपने देखा, मैंने आपको बताया जस्ट 2.5 ग्राम, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में चीजें मिली हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो एनसीबी है उनका यह कहना था कि व्हाट्सएप चैट में ऐसा ऐसा लिखा गया है, इसलिए हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ एनसीबी ने यह भी कहा कि दे हैव अ 65B सर्टिफिकेट, मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो भी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए वो हमारे पास है और इसलिए ये जो व्हाट्सएप चैट है ये एडमिसिबल होना चाहिए। आर्यन खान के वकील कह रहे थे कि व्हाट्सएप चैट एडमिसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एनसीबी का कहना है कि नहीं, ये एडमिसिबल हो सकता है। आप फर्दर देख सकते हो, एनसीबी का यह कहना था कि जो आर्यन खान है
ही इज अ रेगुलर कंज्यूमर सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, कई वर्षों से वो लगातार जो ड्रग्स वगैरह हैं वो ले रहे थे। ही हैज बीन प्रोक्योरिंग ड्रग्स, ऐसा यहां पर एनसीबी का कहना था। और इसकी वजह से हमें उसके बारे में और ज्यादा एविडेंस जुटाना है, उसके बारे में जो है कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए और हम चाहते हैं कि यहां पर उनको बेल ना दिया जाए, ऐसा उनकी तरफ से कहना था। लेकिन मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका यह कहना था कि देखिए पूरे क्रूज के ऊपर करीब 1300 पीपल थे, कुछ लोगों के पास अगर यहां पर ड्रग्स पाया गया है छोटी क्वांटिटी में, तो आप उसका आरोप सारे लोगों पर थोड़ी लगा सकते। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दिया कि ताज होटल के अंदर 500 रूम है, अगर 2 लोगों के पास यहां पर कंजम्पशन आता है ड्रग्स का, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे होटल को बुक कर दोगे यहां पर कि सभी लोग यहां पर ड्रग्स ले रहे थे। तो देयर इज नो एब्सोल्युटली नो मटेरियल पर्पस फॉर कॉन्स्पिरेसी, और इसी की वजह से इन लोगों को बेल मिल जानी चाहिए। और ये सारे तर्क को देखते हुए आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट है फाइनली यहां पर उनको बेल दे दिया गया है। लेकिन यहां पर एक और चीज की मैं चर्चा करना चाहता हूं, दैट इज जो आप रिसेंटली ये सुन रहे होंगे ना, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। ये है क्या, मतलब इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप यूं समझिए कि सपोज किसी के ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि आर्यन खान के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि चीजें सिद्ध हो गई हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, अभी तो आरोप है, वो तो बहुत सारा ट्रायल वगैरह चलेगा, बहुत सारी चीजें चलेंगी, तब जाकर फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का, और आपको पता ही है देश में कितना लंबा समय लग जाता है। तो यहां पर 1977 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने एक जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और यह दिया गया था बाय जस्टिस वी कृष्णा अय्यर, और उन्होंने अपना जो जजमेंट है उसको बेसिस बनाया था फंडामेंटल राइट्स का। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 21, जिसमें है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, मतलब कि कोई भी पर्सन अभी जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है तो आपको बेल देनी ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पर्सन का एक प्रकार से अधिकार है कि उसको बेल मिले। आप जब वो पर्सन सिद्ध हो जाएगा कि उसने गलत काम किया है, तब आप उसको जेल में डाल दो, तब आप उसको सजा सुना दो। लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, मान के चलिए आगे चलकर 1 साल बाद प्रूव हो जाए कि उसने गलत काम नहीं किया था, लेकिन 1 साल तक अगर वो जेल के अंदर बंद था तो वो तो उसका पूरा करियर खत्म हो गया। तो ये जो डिसीजन है वो 1977 में इसी की वजह से यहां पर आज भी लिया जाता है कि बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। और यहां पर क्या होता है ना, आपने सुना होगा बॉन्ड वगैरह साइन कराए जाते हैं। बेल में अगर क्या होता है ना, जैसे 10,000 का बॉन्ड, मतलब आपको बेल लेना है तो आप 10,000 का, 40,000 का, डिपेंड करता है जज का कितना कहना है, तो यहां पर उस हिसाब से आपको बॉन्ड साइन कराना होता है। बेल का मतलब सिंपल यह है कि आप एक तरह से कोर्ट को भरोसा दे रहे हो कि जब भी यहां पर ट्रायल वगैरह होगा पूरे उसके दौरान आपको जब भी बोला जाएगा कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो तो आप कोर्ट में आओगे, अगर नहीं आओगे तो यहां पर जो बॉन्ड वगैरह आपने साइन किया था वो वापस ले लिया जाएगा। मतलब 50,000 का आपने साइन किया गया, आपका लॉस चला गया, तो इसलिए बॉन्ड साइन कराया जाता है, ये बेल वगैरह साइन कराए जाते हैं ताकि आप पर भरोसा हो कि आप कोर्ट आओगे जब भी आपको यहां पर बुलाया जाएगा। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, उसके अंदर एक सेक्शन 436 है। यह सेक्शन क्या कहता है? इट इज रिलेटेड टू बेलेबल ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंस जहां पर जो अक्यूज्ड है उसका अधिकार बनता है कि उसको बेल मिले। वो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत जो इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर उसको अधिकार होता है कि उसको बेल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक और है सेक्शन 437 जिसको कहा जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कि वहां पर उसको बेल मिलेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट चाहे तो बेल दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही बोला जाता है कि जब तक जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है आपको बेल दे देनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पुलिस जो है या फिर जो सरकार है वो कोई एक पर्टिकुलर एविडेंस देती है, एक ठोस एविडेंस देती है कि यहां पर उसको बेल देने से चीजों में छेड़छाड़ किया जा सकता है, मतलब जो एविडेंस वगैरह है उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, जो अक्यूज्ड है वो फौरन भाग सकता है, इस तरह के अगर चीजें सामने निकल कर आती हैं तो कोर्ट बेल नहीं भी देती है। लेकिन ज्यादातर केस में बेल मिलना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। आई होप कि आपको इस केस से रिलेटेड अभी तक जो भी कुछ हुआ एक अलग पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके अंदर कौन सा जो स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं आता है? स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।